मैं स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे को वीडियो बनाना है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। तो बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें जो VBT की वजह से प्रॉब्लम आई थी उन सबको डिसॉल्व करेगी। VBT की क्या प्रॉब्लम थी मेन, कि VBT हमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ये नहीं एक्सप्लेन करता था। VBT हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड भी एक्सप्लेन नहीं करता था। VBT हमें कॉम्प्लेक्स का कलर क्यों आता है, उसके रीजन क्या रहे होंगे, उनके बारे में भी कुछ नहीं बताता था। ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कौन करता है हमारे पास, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट। तो CFT जो है बेटा कॉम्प्लेक्स को, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, जो कॉम्प्लेक्स है उसको एज ए आयनिक कंपाउंड ट्रीट करती है, एज ए आयनिक कंपाउंड ट्रीट करती है। और ये CFT ये मानती है कि टोटल जो है टू टाइप के फोर्सेस वर्क करते हैं। एक होता है अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा रिपल्सिव फोर्स। तो ये थ्योरी कहती है कि भाई अट्रैक्टिव फोर्स किस किस के बीच में होगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड प्लस न्यूक्लियस ऑफ CMA। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका न्यूक्लियस और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, राइट। और रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में काम करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड प्लस ऑर्बिटल ऑफ D। तो D के जो ऑर्बिटल हैं उनके बीच में, और बेटा इलेक्ट्रॉन किसके, लिगेंड के, इन दोनों के बीच में तो रिपल्सिव फोर्स लगता है। और CMA का जो न्यूक्लियस है उसमें और इलेक्ट्रॉन के लिगेंड के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो जैसे ही CMA के पास में लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आता है, तो ऑटोमेटिकली वह दो फोर्स काम करने लग जाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी और रिपल्सिव फोर्स भी काम करने लगता है, राइट। अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा किसके बीच में बेटा, न्यूक्लियस का तो CMA का तो न्यूक्लियस और लिगेंड का इलेक्ट्रॉन। रिपल्सिव फोर्स लगेगा D ऑर्बिटल में और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है। अब हम आते हैं कि D ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या क्या होता है। तो D ऑर्बिटल जो है उसके ओरिएंटेशन की बात करें तो D के अंदर हमारे पास 5 हैं, DXY, DYZ और DZX, और 2 हमारे पास होते हैं DX² Y² और DZ²। इसमें से ये 3 तो हैं बेटा नॉन एक्सियल और ये 2 हैं एक्सियल। नॉन एक्सियल को हम T2G से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सियल को हम EG से रिप्रेजेंट करेंगे, अक्षीय और निरक्षीय, अक्षीय को EG, निरक्षीय को T2G। अब नॉन एक्सियल का मतलब क्या है कि इनकी जो लॉब है, लॉब प्रेजेंट बिटवीन एक्सिस, लॉब जो है एक्सिस के बीच में मिलेगी, राइट। और जो एक्सियल है उनकी लॉब कहाँ मिलेगी, लॉब प्रेजेंट ऑन एक्सिस, लॉब मिलेगी इनकी एक्सिस के ऊपर। जैसे हम बात करें DXY, मैं इनका ओरिएंटेशन बनाता हूँ DXY का ओरिएंटेशन की बात करें, ये x एक्सिस मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो जो लॉब होंगी x और y के बीच में होंगी तो इसको DXY ऑर्बिटल बोलेंगे। और लॉब जो है x और y ऑर्बिटल के बीच में आ रही हैं इसलिए अपन इसको नॉन एक्सियल की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे ही बेटा DYZ बनाना है आपको, तो एक को y कंसिडर कर लोगे, दूसरे को z कंसिडर कर लोगे। लॉब जो है y और z के बीच में है। ये हम चाहे तो इसको x और इसको y मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा DZX में हम इसको z मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं, इनके बीच में लॉब हो जाएगी DZX में। नेक्स्ट है बेटा DX² Y², इसमें जो लॉब है वो x और y के ऊपर मिलती है, इन तीनों में तो लॉब एक्सिस के बीच में मिलती हैं और इसमें लॉब ऑन एक्सिस मिलती है। तो बेटा जैसे अपन इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो लॉब x एक्सिस पे भी मिलेगी और y एक्सिस पे मिलेगी। DZ² आपको बनाना है बेटा, तो DZ² में एक को आप z एक्सिस मान लो, एक को आप चाहो तो x एक्सिस मान लो। तो एक तो लॉब z एक्सिस पे मिलेगी, DZ² है तो लॉब किस पे मिलेगी, z एक्सिस पे, और दूसरी जो लॉब है वो इसके चारों तरफ मिलती है, राउंड फॉर्म में इसके चारों तरफ मिलती है। तो ये DZ² की शेप हो गई। तो 2 तो हमारे पास EG हैं, 3 हमारे पास T2G हैं, EG एक्सियल हैं, T2G नॉन एक्सियल हैं। ये इनके ओरिएंटेशन की बात हुई। अब हम आते हैं बेटा स्प्लिटिंग ऑफ D ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्प्लिटिंग ऑफ D ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर है, हम एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ML6 मान लेते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज हो सकता है और उस चार्ज को n मान लिया। मुझे नहीं पता यहाँ +1 है कि -1 है कि +2 है या -2, XYZ कोई सा भी चार्ज हो। मैंने यहाँ L जो है मोनोडेंटेड लिगेंड रखा है और 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो एक मोनोडेंटेड लिगेंड एक बॉन्ड बनाता है, तो 6 मोनोडेंटेड लिगेंड 6 बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा हमारे पास 6। तो बेटा इसकी अगर हम स्ट्रक्चर बना करके देखें, ये M तो हो गया हमारे पास सेंट्रल एटम, 2 हो गए हमारे पास ये 1 2 3 4, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, और 2 इनके पिरामिड है, यानी कि जो 90 डिग्री के एंगल पे हैं इनके साथ। तो बेटा ये सब आपस में कितने एंगल पे काम कर रहे हैं? 90 डिग्री पे हैं। ये इसके साथ 90 पे, ये आपस में 90 पे, ये आपस में 90 पे, सब 90 डिग्री के एंगल पे हैं, राइट। यहाँ कितने लिगेंड लगे हुए हैं बेटा? 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। और हम जानते हैं कि जो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये भी आपस में कितने के एंगल पे होती हैं? 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं। और हमारे पास जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा और उस CMA के पास जब लिगेंड आएगा, हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें CMA के पास लिगेंड आ रहा है, तो CMA के पास, सेंट्रल मेटल एटम के पास जब लिगेंड आ रहा है तो 90 डिग्री के एंगल से ही आ रहा है। किसके अंदर? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CMA के पास लिगेंड 90 डिग्री के एंगल से आ रहा है और एक्सिस भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं। तो हम समझ गए कि ये जो लिगेंड आ रहे हैं वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। तीनों लिगेंड जो आ रहे होंगे ये तीनों XYZ के अलोंग आ रहे होंगे, ये तीनों भी XYZ के अलोंग आ रहे होंगे। तो जब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा उस टाइम जब लिगेंड CMA को अप्रोच करेगा, तो उसके लिगेंड जब CMA को अप्रोच करेगा तो बेटा ऑन एक्सियल अप्रोच करेगा, उसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग उसको अप्रोच करेगा, क्योंकि एक्सिस भी 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं और उसमें लिगेंड भी 90 डिग्री के एंगल पे हैं। इससे ये क्लियर हो गया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जब अप्रोच करेगा तो ऑन एक्सियल अप्रोच करेगा उसके साथ, और जब ऑन एक्सियल अप्रोच करेगा तो हमारे पास जो D का सेट है, D में कितने सेट हैं हमारे पास? D में हमारे पास DXY, DYZ, DZX, DX² x² y² और dz²। इसके अंदर से 2 सेट बनते हैं, एक T2G का सेट होता है और एक EG का सेट होता है। T2G में dxy, dyz, dzx और EG में है dx² y² और dz²। तो जब इनके पास, हमने बोला कि एक रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में लग रहा है? आने वाले लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और इन ऑर्बिटलों के बीच में, राइट। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन और आने वाला इलेक्ट्रॉन, लिगेंड का इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल के बीच में रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन की वजह से इन D ऑर्बिटल के अंदर स्प्लिटिंग हो सकती है, ये टूट सकते हैं एक्सियल और नॉन एक्सियल के अंदर। अब ये देखना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि नॉन एक्सियल को ज़्यादा रिपल्शन मिलता है या एक्सियल को ज़्यादा रिपल्शन मिलता है। जब CMA के D ऑर्बिटल के पास लिगेंड आएगा तो उन D ऑर्बिटल को रिपल्शन मिलेगा, किसी को कम किसी को ज़्यादा, ये चेक करना पड़ता है कि किसको कम किसको ज़्यादा, राइट। तो रिपल्शन जब मिलेगा तो हमने देखा कि हमारे पास सारे लिगेंड जो आ रहे हैं वो ऑन एक्सिस आ रहे हैं। तो लिगेंड जब ऑन एक्सिस आएंगे तो जो ऑर्बिटल एक्सियल होंगे, एक्सियल ऑर्बिटल यानी कि EG वाले, dx² y² और dz² वाले, उन दोनों को रिपल्शन ज़्यादा महसूस होगा और रिपल्शन होने की वजह से उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? तो हम अगर इसका डायग्राम बना करके देखें, इसका डायग्राम बना के देखें, हमारे पास 5d ऑर्बिटल हैं, 5d जनरेटेड ऑर्बिटल ऑफ CMA इन फ्री स्टेट। CMA के ये 5d ऑर्बिटल हैं, d जनरेटेड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इन सब की एनर्जी अभी इसी समय सेम है, dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz, इन सब की एनर्जी सेम होती है जब ये फ्री स्टेट में होते हैं, राइट। लेकिन जब जब ये d ऑर्बिटल, ये जो d ऑर्बिटल है लिगेंड के कांटेक्ट में आएंगे तो ग्राउंड स्टेट से पहले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, राइट। अभी तो ये फ्री स्टेट में है, लेकिन जैसे ही बॉन्ड बनाने के लिए जाएंगे तो पहले किस में जाना पड़ेगा? एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में जाना पड़ेगा, राइट। तो हम लिखेंगे 5d जनरेटेड ऑर्बिटल
ऑफ CMA इन एक्साइटेड स्टेट, ये उत्तेजित अवस्था में है। इसको मैं लिख रहा हूं बेटा पोजीशन फर्स्ट और इसको लिख देता हूं पोजीशन सेकंड। CMA के पास जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन देने आएगा तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देने के लिए आएगा तो ये जो 5d ऑर्बिटल है जो ग्राउंड स्टेट में थे, फ्री स्टेट में थे, वो किस में मूव करेंगे, पहले एक्साइटेड स्टेट में मूव करेंगे, लेकिन पांचों की एनर्जी अभी भी क्या है, सेम है, अभी भी पांचों की एनर्जी सेम है, इसलिए डी जनरेटेड लिख रहा हूं। अभी कोई विभेद नहीं किया मैंने, dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, इन पांचों की एनर्जी सेम है। लेकिन अब इसके पास जैसे ही अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कॉन्टैक्ट में आया, किसके कॉन्टैक्ट में आया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है, ऐसा नहीं कि स्प्लिटिंग वीक फील्ड में नहीं होती, स्प्लिटिंग वीक फील्ड में भी होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी होती है, डिपेंड करता है कि किसकी पेयरिंग एनर्जी क्या है। आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगा मैं पेयरिंग एनर्जी, थोड़े दिन बाद पढ़ाऊंगा पेयरिंग एनर्जी, राइट, उस पर डिपेंड करता है स्प्लिटिंग कम ज्यादा है या उसको इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करें कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो काफी ज्यादा मात्रा में स्प्लिटिंग हो सकती है। तो जैसे ही इसके पास ऑक्टाहेड्रल के अंदर, अब मुझे बताइए ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड जो आएगा अपने इलेक्ट्रॉन जो देगा इसको, वो ऑन एक्सिस दे रहा है, तो dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर वाले को रिपल्सन ज्यादा महसूस होगा, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट। तो उनका एनर्जी बढ़ने के बाद इनमें से इन दो की एनर्जी बढ़ जाएगी, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर की एनर्जी बढ़ जाएगी इन तीनों से, तो इसका मतलब ये ऊपर चले जाएंगे। तो अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो बेटा दो हमारे पास ऊपर चले जाएंगे, ये दो ऊपर आ जाएंगे, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, इजी बोल रहे हैं, और तीन नीचे आ जाएंगे, इनको बोलते हैं हम T2G, dxy dz dzx। अच्छा, तो इनकी एनर्जी कम हो गई, कौन से वाले की, dxy dyz dzx की एनर्जी तो कम है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा -0.4 डेल्टा नॉट। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को, ये जो स्प्लिटिंग हुई है, ये जो टूटे हैं, उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ओ का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसको डेल्टा नॉट से लिखा जा रहा है। यहां एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन पोजीशन नंबर 2 से, इलेक्ट्रॉन जब पोजीशन नंबर 2 से T2G में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन जब पोजीशन नंबर 2 से T2G में जाएगा, पहले T2G में ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में जाता है, राइट, ऐसा हुंड ने बताया था, राइट। तो पहले जब इसमें जाएगा, हाँ, आप मतलब मेरा कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की जब हम पेयरिंग करेंगे तो वो हुंड रूल को फॉलो करते हुए करेंगे, राइट। मेरा कहने का मतलब था कि पेयरिंग करेंगे, जब अभी बताऊंगा कैसे करेंगे, पहले एक बार मैं बताता हूं। तो ये 5d ऑर्बिटल जो अपने पास थे, उनमें से 3 की एनर्जी कम हो गई, 2 की एनर्जी ज्यादा हो गई। कितनी एनर्जी कम हुई, -0.4 डेल्टा नॉट। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को। और क्या है बेटा, ऑक्टाहेड्रल, यहां कितनी वैल्यू है बेटा, +0.6 डेल्टा नॉट। इसको हम dq से रिप्रेजेंट करें तो ये 6 dq के इक्वल है, ये 4 dq के इक्वल है, और टोटल जो गैप है वो कितना है बेटा, 10 dq है। dq है डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा, बेसिकली एक यूनिट मान लीजिए, जैसे आप एनर्जी को किलो कैलोरी किलो जूल में लिखते हो, ऐसे ही मैंने dq उसकी एक यूनिट लिख दी है, राइट। आने वाले टाइम में मैं dq का डेरिवेशन पढ़ा दूंगा, क्लियर। अच्छा, अब जैसे मेरे पास d1 हुआ, मान लो सेंट्रल मेटल एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास d1 आया, उसके पास d1 मतलब उसके d में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, अरे बोलो, 2 हुए तो इसमें जाएगा, दूसरा 3 हुए तो इसमें जाएगा, और चौथा हुआ तो पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। 3 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में जाता है, फिर हायर एनर्जी के में जाता है, तो 3 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला इसमें जाएगा, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें। ऐसा तो नहीं करोगे पहला इसमें भेज दिया और दूसरा भी इसमें भेज दिया, नहीं, सब में पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, अरे बोलो, उसके बाद पेयरिंग होगी, है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में, फिर किस में जाता है, हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में, और जो सेम एनर्जी वाले उन सब में पहले 1-1 जाएगा और उसके बाद पेयरिंग होगी, अरे बोलो। तो 1 इसमें जाएगा, 1 इसमें जाएगा, 1 इसमें, 3, चौथा जाएगा, तो पहले ये बताओ कि सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड है, राइट। अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो यहाँ पेयरिंग करा देंगे चौथे की, और वीक हुआ तो ऊपर भेज देंगे। तो अगर मैं कंडीशन की बात करूं, स्ट्रॉन्ग है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ऐसे भरा जाएगा स्ट्रॉन्ग में। वीक हुआ तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां।
क्यों भाई? अब वो हुंड रूल लगा लेना, आप वो रूल लगा लेना। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में, फिर हायर एनर्जी के ऑर्बिटल, और सेम एनर्जी वालों में तब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाएंगे। क्लियर है क्या बात यहां तक की सबको? तो बेटा यहां डेल्टा नोट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब मान लो किसी का D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया, D1 आया तो उसकी एनर्जी कितनी कम हो गई? जब D1 आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां होगा, आपके पास तो यहां है ना D1 में इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो, D1 में इलेक्ट्रॉन आपके पास यहां है। अब आपको सिलेक्शन करना है कि आप T2G में भेजोगे या EG में भेजोगे। तो पहले किस में भेजोगे? T2G में, लोअर एनर्जी वाला है, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो जैसे ही D1 इसमें हुआ तो एनर्जी कितनी लिखेंगे? -0.4 रिलीज हुई। और मान लो D2 हुआ तो एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, -0.8 एनर्जी रिलीज हो गई। ये पर इलेक्ट्रॉन है भैया, समझ में आ रही बात? तो D3 हुआ तो तीसरा यहां आ गया तो कितनी हो जाएगी? -1.2 हो जाएगी। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ और चौथा हुआ तो 1 2 3, चौथा इसी में आ जाएगा स्ट्रॉन्ग, तो कितनी हो जाएगी? 4 × 4 -1.6। अरे बोलो। और वीक फील्ड हुआ और 4 इलेक्ट्रॉन भरने, पहला दूसरा तीसरा चौथा। क्यों भाई? तो 3 की तो कितनी हो जाएगी? 4 × 3 -1.2। अरे बोलो। और एक इसमें गया तो +0.6, तो डिफरेंस कितने का रह गया? 0.6 का डिफरेंस रह जाएगा। तो ये डिफरेंस पता कर सकते हैं हम ऐसे। उसके लिए बस हम पहले इस बात का पता कर लें कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, राइट। और हमें ये पता होना चाहिए कि पहले T2G में भेजेंगे फिर EG में भेजेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो अगर 3 के बाद ज्यादा हुए तो इसी में पेयरिंग कर जाएंगे, राइट। और वीक फील्ड हुआ तो 3 के बाद ऊपर चले जाएंगे। क्लियर? यानी कि 3 तक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या कर लेगा और वीक फील्ड क्या कर लेगा? 3 तक तो, 1 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें। पंगा कौन से पे होएगा? चौथे पे होएगा। क्यों भाई? तो यानी कि D1 D2 D3 आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड से कोई लेना देना नहीं। क्यों? D4 आया तो D4 में देखो 1 2 3 4, एक पॉसिबिलिटी तो यह है 1 2 3 1 4, एक ही है, तो अब अलग लगा सकता है। तो यानी कि D4 में मैटर करेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। D5 में मैटर करेगा क्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बिल्कुल मैटर कर रहा है। यहां भी जा सकता है पेयरिंग और यहां भी जा सकता है। तो ये तो देखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड। D6 में मैटर करेगा। D6 में 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो सकता था। 1 2 3 4 5 6 ऐसा भी हो सकता था। D6 में भी मैटर करेगा। D7 में D7 में क्या है? 1 2 3 4 5 6 और 1 7 अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो। अरे बोलो भाई। और वीक हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 करेगा मैटर अभी तो। अरे बोलो भाई। अच्छा 8 हुए तो 1 2 3 4 5 6 स्ट्रॉन्ग में बात कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रॉन्ग में, राइट। अच्छा अगर वीक होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वही सीन बनाए जो स्ट्रॉन्ग का है और वही सीन बनाए जो वीक का है। इसमें 6 गए और उसमें 2 गए। चाहे स्ट्रॉन्ग लगा लो चाहे वीक लगा लो। भाई स्ट्रॉन्ग लगाओ 1 2 3 4 5 6 इसमें चले गए। 7 हुआ 8 हुआ। D8 की बात कर रहा हूं। 8 ऐसे गए स्ट्रॉन्ग में। वीक होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे बोलो। तो इसमें टोटल कितने चले गए? 6। उसमें टोटल कितने गए? 2। तो सही है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। D8 पे कोई फर्क, D9 पे भी, D10 पे भी। तो ये तो बढ़िया जुगाड़ हो गया। यानी कि D1 से D3 तक तो स्ट्रॉन्ग वीक देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई? कोई फर्क नहीं पड़ता स्ट्रॉन्ग वीक का। और D1 से D3 तक फर्क नहीं पड़ता। और D8 D1 D2 D3 कोई मैटर नहीं करता कि कौन सा लिगेंड लगाया तुमने। D8 D9 D10 कोई मैटर नहीं करता कौन सा लिगेंड लगाया तुमने, स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाया। ये कहानी किसके बीच में है सारी? D4 से
और D7 के बीच की कहानी, और वो भी 3D सीरीज की कहानी। 4D 5D सीरीज पे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का वैसे ही लेना देना नहीं है, क्योंकि 4D 5D सीरीज में तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि वहां डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं होती। तो ये सारी कहानी है 3D सीरीज की, और 3D सीरीज में भी D4 से लेके D7 तक की कहानी है। क्लियर है भाई? ऑक्टाहेड्रल सबको क्लियर है? अब हम आते हैं स्प्लिटिंग इन, अच्छा ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग तो बताई दी, अच्छा टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग देख लेते हैं। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग देखे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? पहले 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाए बेटा? डीएस, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाए? sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो अपन एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं Ml4 + -n, राइट? हमें नहीं पता ऊपर चार्ज है या नहीं है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है जिसमें चार्ज ही ना हो, राइट? तो Ml4, L यहाँ मोनोडेंटेड लिगेंड है, 4 मोनोडेंटेड लिगेंड मैंने यहाँ ले रखे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर करके चल रहा हूँ, कौन सा है? sp3। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब हम बनाएंगे तो बेटा वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये सारे बॉन्ड एंगल कितने के निकलेंगे? 109 डिग्री 28 मिनट्स को, 4 लिगेंड लगे हुए हैं। टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है उसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो 3 डायमेंशन में ही देखना पड़ेगा। 2 डायमेंशन में अगर हम सोचने की कोशिश करेंगे तो हमको ये एंगल तो ज़्यादा लगेंगे और ये एंगल कम लगेंगे, स्वाभाविक बात है। लेकिन ये पिक्चर कैसी है? 2 बॉन्ड तो प्लेन में है, एक प्लेन से बाहर है और एक प्लेन के अंदर है, और उन सब के बीच के एंगल कितने हैं? 109 डिग्री 28 मिनट। कितने एंगल हैं टोटल 109 डिग्री 28 मिनट के? 6 एंगल हैं, है ना? 4 तो सीधे सीधे ही बन जाएंगे। देखो 2 तो प्लेन में हो गए, एक प्लेन के बाहर एक प्लेन के अंदर, 4 तो इनके बीच में सीधे सीधे, और एक इनके बीच में हो जाएगा और एक इनके बीच में हो जाएगा। तो टोटल एंगल कितने निकलेंगे? 6, और सारे 109 डिग्री 28 मिनट के। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, तो उसमें लिगेंड जो है आपस में 109 डिग्री 28 मिनट के कोण के ऊपर अवेलेबल है इतने एंगल पे। अब एक्सिस कितने एंगल पे रहती हैं? अक्ष जो होती है एक्स वाई जेड, तीनों अक्ष 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं, और हमारा एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। इसका मतलब हमारा लिगेंड जो है ऑन एक्सिस नहीं जाएगा टेट्राहेड्रल में, पॉसिबल ही नहीं है। हम चाहे जितने जतन कर लें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल एटम के पास ऑन एक्सिस नहीं जा सकता, बिटवीन दी एक्सिस ही जा सकता है। ऑन एक्सिस जाने के लिए तो इनके एंगल कितने होने चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, जैसा कि ऑक्टाहेड्रल में होता था, ऑन एक्सिस चला जाता था क्योंकि 90 डिग्री था उनका एंगल, और ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। तो ऑक्टाहेड्रल में तो चला जाएगा, लेकिन ऑन एक्सिस, इसमें ऑन एक्सिस नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो लिगेंड जाएंगे किसके पास? CMA के पास। तो लिगेंड जब CMA के पास जाएंगे तो वो जाएंगे बेटा बिटवीन दी एक्सिस जाएंगे। कैसे जाएंगे? बिटवीन दी एक्सिस, और एक्सिस के बीच में से जाएंगे। तो उन 5D में से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फील करेंगे वो वाले करेंगे जिनकी खुद की लॉब जो है एक्सिस पे नहीं है, जिनकी लॉब एक्सिस के बीच में है, उन्हीं को ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फील होगी। अरे बोलो, हमारे पास जो लिगेंड हैं वो खुद अक्ष से नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कि जब ये लिगेंड CMA के पास गए होंगे तो CMA के 5D में से जो 3D ऐसे हैं जो नॉन एक्सियल हैं, उनकी लॉब अक्षों के बीच में है, राइट? और हमारा लिगेंड भी अक्षों के बीच से ही जा रहा है, तो डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम फील होगी। किस वाले को? नॉन एक्सियल वाले को। उनको ज्यादा रिपल्शन फील होगा, वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, यानी कि अब की बार T2G ऊपर होगा और EG नीचे आ चुका होगा। तो अगर हम इसका डायग्राम बना के देखें तो हमारे पास कितने D है? 5D हैं, 5 हमारे पास 5D जनरेटेड। स्टार्टिंग में हम D जनरेटेड लिख रहे हैं, मतलब इन सब की एनर्जी सेम है। 5D जनरेटेड ऑर्बिटल ऑफ CMA इन फ्री स्टेट,
इन फ्री स्टेट। बॉन्ड बनाना है तो पहले एक्साइटेड स्टेट में भेजना पड़ेगा, लेकिन पांचों की एनर्जी सेम रहेगी। 5d जनरेटेड ऑर्बिटल ऑफ CMA इन एक्साइटेड स्टेट, ये उत्तेजित अवस्था में है। फ्री स्टेट में पांचों डी की एनर्जी सेम होती है, एक्साइटेड स्टेट में भी पांचों डी की एनर्जी सेम होती है। अब हमारे पास जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जो आ रहा है वो बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, तो जो बिटवीन द एक्सिस जिनकी लॉब है उन ऑर्बिटल को ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो वो कौन से ऑर्बिटल है बेटा? 3 ऑर्बिटल हैं। कौन से? T2G वाले 3, इनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। DXY, DYZ और DZX, 2 को कम प्रॉब्लम होगी। DX² Y² और DZ² इजी वालों को प्रॉब्लम कम होगी, राइट। तो यहां तो एनर्जी रिलीज होगी और यहां एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी बेटा यहां बताओ? उसका उल्टा कर रहे हैं ना, वहां माइनस में नीचे क्या था, वहां -0.4, ऊपर क्या था +0.6। अब उल्टा हो जाएगा, नीचे क्या आएगा -0.6 डेल्टा टी। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेट्राहाइड्रल। डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और ये आएगा बेटा आपके पास ये आ जाएगा +0.4 डेल्टा टी, राइट। ये आएगा +0.4 डेल्टा टी, ये आएगा -0। मतलब अब जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ D1 है, इलेक्ट्रॉन मान लो किसमें है बेटा? D1 है, एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, पहले किसमें जाएगा? वो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में, तो इनमें जाएगा पहले, एक इसमें गया, दूसरा भी इसमें ही जाएगा, अरे बोलो, तीसरा जाएगा। तब पूछना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, तीसरे में पूछना पड़ेगा अब की बार। पहला, दूसरा, तीसरा यहां गया तो पेयरिंग हो गई, और ऊपर गया तो पेयरिंग नहीं हुई, तो यहां पूछना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग हुआ तो यहां पेयरिंग हो जाएगी, वीक हुआ तो ऊपर चला जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा वीक में, स्ट्रॉन्ग में पहला, दूसरा, तीसरा। अरे बोलो, अब अगर स्ट्रॉन्ग है और 3 इलेक्ट्रॉन आपने भरे, स्ट्रॉन्ग है और D3 है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 3 इलेक्ट्रॉन की, और ये 0.6 है भैया, तो 0.6 गुणा 3 कितना आ जाएगा? -1.8 एनर्जी रिलीज हुई। अगर ये वीक होता तो 1, 2, 3, तो रिलीज तो कितनी होती? 2 के बारे में रिलीज हो जाती, -1.2 तो रिलीज हो जाती, और 1 0.4 के बराबर देनी पड़ जाती, तो कितना आ जाता बैलेंस? -1. अच्छा 0.8, 6 दूनी 12, 18, ठीक है, -0.8 आ जाता अपने पास। क्यों भाई? ऐसे अपन निकाल सकते हैं बेटा इनका गैप, किसी को कोई दिक्कत इसमें? इनको नीचे रखने का रीजन क्लियर है और इनको ऊपर रखने का रीजन क्लियर है। इनको रिपल्सन ज्यादा फील हुआ, ऊपर रख दिया गया, इनकी एनर्जी ज्यादा, इनकी एनर्जी कम है, यहां एनर्जी देनी पड़ेगी, यहां एनर्जी रिलीज होगी। और जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन? डेल्टा टी से। डेल्टा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, और टी किसका मतलब क्या है? वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है। और इन दोनों के बीच में अगर हम देखें रिलेशनशिप क्या है? डेल्टा O ग्रेटर देन डेल्टा टी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा होती है, टेट्राहेड्रल कितनी ज्यादा होती है? डेल्टा O = 9/4 डेल्टा टी। ये इक्वेशन हमारे काम आएगी। मान लो हमको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे देगा और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल का पूछ लेगा हमसे, तो इस इक्वेशन से निकाल लेंगे अपन। टेट्राहेड्रल का दे दे तो हम ऑक्टाहेड्रल का निकाल लेते हैं। क्लियर? ये होगी बेटा स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है बेटा स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए 4 और हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए DsP2। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अपन एक ले लेते हैं ML4 ± n। तो M सेंट्रल एटम है और उससे 4 लिगेंड लगे हुए हैं।
और स्क्वायर प्लेनर है। तो अब आप बताइए स्क्वायर प्लेनर है तो ये सारे लिगेंड एक प्लेन में होंगे और एक प्लेन दो एक्सिस से बन जाता है, तो यानी कि इसमें दो ही एक्सिस हैं, एक्स और वाई। स्क्वायर प्लेनर में चारों लिगेंड एक ही प्लेन में होंगे और एक प्लेन दो एक्सिस से बन जाता है, एक्स और वाई से। यानी कि हमारे पास दो एक्सिस है यहाँ पे बेटा, कौन सी, एक्स और वाई। जैसे हम इसको लिख देते हैं, ये एक्स एक्सिस मान लो, इसको एक्स मान लो, या एक्स डैश लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। इसको वाई मान लो, इसको वाई डैश मान लो, वाई लिख लो, एक ही बात है। तो दो ही एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वाई एक्सिस। चाहो तो इन दोनों को एक्स लिख लो, इन दोनों को वाई लिख लो। तो स्क्वायर प्लेनर में ये चारों जो हैं लिगेंड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे हैं। कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे हैं। और दो ही एक्सिस है केवल, एक्स और वाई, क्योंकि प्लेनर सिस्टम है, स्क्वायर प्लेनर है, तो एक प्लेन दो एक्सिस से बन जाता है, एक्स और वाई से, राइट। तो अब आप मुझे बताइए, सेंट्रल मेटल एटम के पास स्क्वायर प्लेनर में जब लिगेंड जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम के पास स्क्वायर प्लेनर में जब लिगेंड जाएगा तो ऑन एक्सिस जाएगा। और कौन कौन सी एक्सिस से जा रहा है, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। तो मैक्सिमम रिपल्शन जो 5D हैं उनमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो किसको होगी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, क्योंकि डी एक्स स्क्वायर इन पांचों में से केवल एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही ऐसा है जिसकी एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे हैं, और हमारे लिगेंड भी किससे जा रहे हैं, ऑन एक्सिस जा रहे हैं। तो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो किसके साथ होने वाली है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ। तो यानी कि जब हम स्प्लिटिंग करेंगे तो हाईएस्ट एनर्जी रहेगी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, राइट। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किस में प्रेजेंट है, इजी में। इजी के दो हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इजी में दो हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम किसको होगी, केवल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को। डी जेड स्क्वायर को कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा वो तो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक। अब बच गए 3 T2G वाले, राइट, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। इनमें से अगर प्रॉब्लम होती है इन तीनों में से तो किसको सबसे ज्यादा हो सकती है, डी एक्स वाई को। हालांकि डी एक्स वाई की जो लॉब है एक्स और वाई के बीच में है, लेकिन हमारे लिगेंड एक्स और वाई से ही आ रहे हैं, दो ही एक्सिस से आ रहे हैं, राइट। और उनकी लॉब किस में है, डी एक्स वाई में, एक्स और वाई के बीच में ही लॉब है। हमारा लिगेंड भी किधर से आ रहा है, एक्स और वाई एक्सिस से आ रहा है, हमारा तो एक्सिस से आ रहा है, और उसकी लॉब एक्स और वाई के बीच में है। हालांकि उतना रिपल्शन नहीं हो सकता जितना डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में होगा, ज्यादा प्रॉब्लम तो वही होगी, ऑन एक्सिस है या बिटवीन दी एक्सिस है लॉब, तो यहाँ रिपल्शन कम होगा। तो मतलब जो T2G में 3 है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, उनमें से भी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही बंदे को होगी, लेकिन उसकी प्रॉब्लम या उसका रिपल्शन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से तो कम रहेगा। क्लियर भाई। अब अपन इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे तो 5D जनरेटेड ऑर्बिटल है हमारे पास, पहले 5D जनरेटेड ऑर्बिटल ऑफ CMA इन फ्री स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में लेके चलेंगे इनको। D generated orbital of CMA in excited state। पहले किस में ब्रेक होगा, T2G में और EG में। भाई वो एक्सिस से आ रहा है, किससे आ रहे हैं वो, एक्सिस से। कौन सी एक्सिस से आ रहे हैं लिगेंड, एक्स और वाई से। एक्स वाई किसके अंदर है, EG के अंदर है। T2G में तो किसी में एक्स वाई है ही नहीं सर, T2G में है ना DXY। अरे है तो सही, लेकिन हमारा लिगेंड ऑन एक्सिस आ रहा है और DXY में लॉब एक्स और वाई के बीच में है, और DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में लॉब ऑन एक्स और वाई है। तो यानी कि EG सेक्शन के और T2G सेक्शन जो है उसमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि फील ज़्यादा किसको प्रॉब्लम हो रही है, EG के DX स्क्वायर वाई स्क्वायर को। तो ऊपर कौन आ जाएगा बेटा, EG आ जाएंगे, नीचे कौन आ जाएंगे, T2G। ये T2G आ गया। अब इस T2G में 3 होंगे, DXY, DYZ, DZX, और ये हो जाएगा DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। लेकिन इतने से काम चल जाएगा क्या, नहीं, ये आगे स्प्लिट होगा,
ये तो ऊपर तो कौन चला जाएगा बेटा, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको प्रॉब्लम, इन दोनों में से इसी को ही प्रॉब्लम है, dz स्क्वायर को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि z तो एक्सिस ही नहीं है भाई। हमारे तो एक्सिस कौन कौन सी है, x और y, लीगेंड एक्स वाई से आ रहा है, तो प्रॉब्लम तो किसको होगी, जिसकी लॉब एक्स वाई पे मिलेगी या फिर जिसकी लॉब x और y के बीच में होगी। इसके अलावा तो किसी बंदे को प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यों भाई। तो ये सबसे ऊपर चला गया कौन, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। और dz स्क्वायर कहां रख दूं, यहां रख दूं क्या, इस लाइन से ऊपर रख दूं क्या, नहीं, इसको तो प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो तू तो नीचे चल, एनर्जी रिलीज कर, ये नीचे आ जाएगा dz स्क्वायर। क्लियर बेटा। अब इनके तीनों में से किसको प्रॉब्लम है, dx y को, तो तू बेटा चल ऊपर, लेकिन तेरी प्रॉब्लम dx स्क्वायर वाई स्क्वायर जितनी नहीं है, उससे कम है, तो यहां आ जाएगा dx y। नीचे कौन रह गया बेटा, दो बच गए, कौन कौन बच गया, dyz और dzx। तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी है बेटा, dx स्क्वायर वाई, फिर dxy, फिर dz, और फिर dyz और dzx। इनकी अप्रॉक्स सेम रहेगी, क्योंकि ये तो डीजनरेटेड ऑर्बिटल ही हैं और इनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है किसी को भी, राइट, अप्रॉक्स सेम रहेगी। किसी को दिक्कत भाई इसके अंदर। तो हमने क्या सीखा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G नीचे है और Eg ऊपर है। टेट्राहेड्रल में इसका उल्टा हुआ, Eg नीचे आ गया था, T2G ऊपर चला गया था। स्क्वायर प्लेनर में सबसे नीचे कौन है, dyz dzx, उससे ऊपर dz, उससे ऊपर dxy और सबसे ऊपर dx स्क्वायर। मैक्सिमम प्रॉब्लम किसको है, dx स्क्वायर है, उसके बाद dxy। इन दोनों को प्रॉब्लम नहीं है, ना तो dz स्क्वायर को प्रॉब्लम है, ना dyz को, ना dzx को। तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की जो वैल्यू होती है, ये जो स्प्लिटिंग हुई है, तो आप बताइए सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें हुई, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। नहीं, स्प्लिटिंग किसमें हुई, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, टेट्राहेड्रल में या ऑक्टाहेड्रल में। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग जो हुई किसमें हुई है बेटा, स्क्वायर प्लेनर में। अरे वहां तो T2G Eg बनते थे, या फर्दर भी तो डिवाइड हुआ, तो मैक्सिमम स्प्लिटिंग किसमें हुई, स्क्वायर प्लेनर में, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल। इन दोनों में से ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा होती है टेट्राहेड्रल से। तो डेल्टा O इक्वल्स टू क्या होता है, 9/4 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एसपी का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर। एसपी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है यहाँ पे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल। क्लियर है भाई। और डेल्टा एसपी और डेल्टा ओ में क्या रिलेशनशिप है, डेल्टा एसपी इक्वल्स टू 1.3 डेल्टा ओ। ये दो रिलेशनशिप आपको याद रहने चाहिए। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हमने तीनों में स्प्लिटिंग आपको पढ़ा दी, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, राइट। आप जब वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो कम से कम 2 बार देखें, क्योंकि जब आप 2 बार देखेंगे तब आपके माइंड में सेट हो जाएगा। एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप पहले ये सारी कहानी सोचोगे और उसके बाद इनको ऐसे सेगमेंट में तोड़ोगे। इतना समय एग्जाम में नहीं मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, वो आपको दे देगा कोई भी एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आपको नहीं पता है टेट्राहेड्रल है कि नहीं, पहले तो उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, फिर पता करोगे हाँ sp3 आ गया टेट्राहेड्रल। उसके बाद ये मन में विचार लेके आओगे कि टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग होने के बाद कौन नीचे है और कौन ऊपर है ना। एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका काम क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का काम रहेगा। तो सबसे पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में, फिर हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में, राइट। उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में तो भेज रहे हैं, लेकिन पेयरिंग की जरूरत पड़ी तो पेयरिंग कराएं कि नहीं कराएं। तब तक पेयरिंग नहीं कराएं जब तक सेम एनर्जी वालों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। सेम एनर्जी वालों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, फिर अगला इसमें जाएगा, फिर अगला इसमें जाएगा। लेकिन एक इसमें, उसके बाद अगला इसमें, ऐसे भी तो जा सकता है। और एक जैसे 4 हो मेरे पास, तो 1 2 3 4, एक तरीका तो ये हो गया 1 2 3 4। लेकिन ये पेयरिंग कब शुरू करूं, जब मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, राइट। और जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होते हैं, जिनका डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस होता है, वो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। क्लियर है बेटा। ठीक है, इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं।